नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकों के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, हम जो ये अध्याय पढ़ रहे थे, इसमें हमने पढ़ा था कि विधायिका क्या होती है, मतलब विधायिका में कौन होते हैं, विधायिका के कार्य क्या होते हैं। कि विधायिका जो हमारी संसद है वो विधायिका का कार्य करती है, और जो विधायिका का मुख्य कार्य है वो है आपका कानून का निर्माण करना और सरकार पर नियंत्रण रखना, जो हमारी संसद करती है। विधायिका के अतिरिक्त हमने पढ़ा था कार्यपालिका की कार्यपालिका के कौन कौन सदस्य होते हैं। मैं एक बार पिछला आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वो संपूर्ण जो मंत्री परिषद है वो आपकी क्या कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका का क्या काम था कि जो सरकार ने कानून बनाए हैं, जो आपकी विधायिका ने कानून बनाए हैं, उन कानूनों को लागू करवाना और उनका पालन करवाना किसका काम होता है, विधायिका सॉरी कार्यपालिका का काम आता है। कार्यपालिका में कौन कौन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आपके मंत्री परिषद, मतलब जितने भी आपके मंत्री है ना, चाहे आपका वो कृषि मंत्री हो, चाहे रेल मंत्री हो, सारे मंत्री कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। मंत्री परिषद का चुनाव, मंत्री परिषद मतलब मंत्रियों का समूह। मंत्री परिषद का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सांसदों में से किया जाता है, मतलब कि चाहे वो राज्यसभा का सांसद हो, चाहे आपका वो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो, वो उनमें से कोई भी मंत्री बन सकता है। ये मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी मतलब ये जो काम करेंगे उसका जवाब इन्हें लोकसभा में देना पड़ेगा भी। ठीक है, मान लो इन्होंने कोई गलत काम दिया तो लोकसभा के सदस्य इनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने काम ऐसे कैसे कर दिया अभी। ठीक है, या फिर कोई समस्या हो गई तो लोकसभा में इनसे क्या सवाल पूछा जाएगा कि आपने इसके लिए क्या किया। अभी कोई बीमारी आ गई तो कहेंगे उसमें आपने क्या किया, तो इनको जवाब कहाँ देना पड़ता है, लोकसभा में भी। तो चलिए, तो पीछे वाला हमने पहले पढ़ लिया था, आपको थोड़ा सा रिदम बनाने के लिए पीछे की दो चार लाइनें मैंने आपको दोबारा करवा दी। अब है संसद के विधायी कार्य। यहाँ से हमारा आज का जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है, मतलब कि जो संसद के विधायी कार्य क्या क्या है अभी। ठीक है, संसद क्या क्या कार्य करने होते हैं। संविधान ने संसद के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि संसद है, मतलब जो संसद के सदस्य हैं हमारे, वो सामूहिक रूप से किस प्रकार से कार्य करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता कि संसद हमारा तीन चीजों से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों चीजों से मिलकर हमारे क्या बने, संसद बने हैं। इन्हें सामान्यतः निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये आपके चार भाग दिए संसद के कार्यों के। तो पहला है संवैधानिक कार्य संसद करेगी। ठीक है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि संवैधानिक कार्य क्या होते हैं। आप ये मानिए कि संविधान के अनुसार एक बार मान के चलिए। ठीक है, आगे डिटेल में हम इन चारों पार्टों को करेंगे। कानून का निर्माण करना, ये हम पढ़ चुके। कार्यपालिका संबंधी उत्तरदायित्व, कि जो कार्यपालिका संबंधी उत्तरदायित्व जिम्मेवारी किसकी होगी, वो भी आपकी संसद की होगी। वित्तीय उत्तरदायित्व, कि जो आपका खर्चा है, आपका देश में जो खर्च कर रहा है उसकी भी जवाबदारी किसकी होगी, संसद की होगी। इसका संक्षिप्त विवेचन हम निम्नलिखित खंडों में करेंगे। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं कि ये कार्य कौन से हैं। आपको चीजें थोड़ी समझ में आ रही होंगी। अगर आपसे शॉर्ट में 2 या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है कि संसद के विधायी कार्य क्या है, तो आप कहेंगे संवैधानिक कार्य, कानून निर्माण, न्याय, कार्यपालिका संबंधी उत्तरदायित्व, वित्तीय उत्तरदायित्व। और अब हम देखेंगे अगर डिटेल में, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, आपको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ता, तो आप इसके बारे में किस प्रकार से लिखेंगे। आइए इनको एक एक करके हम समझते हैं अभी। सबसे पहले है आपका संवैधानिक कार्य। भी आपको दिख रहा बोर्ड पे, थोड़ा सा और साइड कर सकता हूं ताकि मुझे भी जगह मिल जाएगी। चीजें क्लियर आपको समझ में आ रही है। लोकतंत्र और शासन विषय पर अपने पिछले अध्याय से संसद के कुछ संवैधानिक कार्यों के नाम बताइए। भी संसद के कुछ संवैधानिक कार्य जो पिछले अध्याय में थे भी, तो जैसे आपका था एक चुनाव आयोग, वो क्या था, एक संवैधानिक ही चीज थी आपकी। क्या आपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया है। संविधान में संशोधन का क्या है। वास्तव में ये संसद के अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्य है कि आपके किसका,
जैसे राष्ट्रपति का चुनाव करवाना, ये क्या है, एक संवैधानिक पद होता है राष्ट्रपति का, तो उसका जो चुनाव करवाना क्या है, एक संवैधानिक कार्य है। चुनाव आयोग का निर्माण करना वो क्या है, एक संवैधानिक कार्य है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव करना क्या है, संवैधानिक कार्य। तो इसलिए इनको बोला गया है कि ये क्या है, आपके संवैधानिक कार्य। संविधान में संशोधन का क्या मतलब, अगर संविधान में संशोधन होगा तो वो भी संवैधानिक कार्य है आपका, ठीक है। संविधान में संशोधन मतलब कुछ ही संशोधन में जो संविधान में रूल लिखे हुए हैं, नियम लिखे हुए हैं, उनमें किसी प्रकार का बदलाव करना है तो वो कहलाता है संविधान संशोधन। आपको समझ में आ गया संविधान संशोधन क्या होता है, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। वास्तव में ये संसद के अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्य है। इनके अतिरिक्त भी कुछ भी अन्य महत्वपूर्ण कार्य जिनका अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। अब तक तो पीछे हमने जो पढ़ा हुआ उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। संविधान कार्य राष्ट्रपति का चुनाव करवाना, ठीक है, आपको उपराष्ट्रपति का चुनाव करना, ठीक है। ये कार्य किसके हैं, संसद के ही तो हैं। संविधान में कुछ बदलाव करना है, वो कार्य किसके हैं, संसद के ही तो हैं। इनको हम बोलते हैं संसद के विधायी कार्य या फिर संवैधानिक कार्य। आप इसको क्या मानिए, संसद के संविधान कार्य, मतलब कि वे कार्य जो संविधान में लिखे हुए हैं, ठीक है, उनको जब संसद करती है तो हम उसको बोलते हैं संसद के संवैधानिक कार्य। उदाहरण आपको बता दिए गए, आपका संविधान में संशोधन करना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन उनका निर्वाचन करना, ठीक है, मतलब उनको चुनना भी। और क्या है कि संसद को प्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान के मूल्यों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है, जिनमें सम्मिलित है, मतलब कि संसद को प्रत्यक्ष रूप से सीधा कि संविधान की जो रक्षा कौन करेगा, उसके जो दायित्व है, उसके जो मूल्य हैं, मतलब जो चीजें उसमें दे रखी है उनकी रक्षा कौन करेगा, तो वो दायित्व किसको सौंपा गया है आपका, वो सौंपा गया है संसद को प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर। अब उसमें क्या क्या आएगा, मतलब संसद ही इस प्रकार के नियम व कानून बनाएगी जिससे संविधान के मूल्यों की रक्षा हो। जो संविधान में जिम्मेवारी है ना, जिस चीज के लिए संविधान बनाया गया है, जिस सिद्धांत के लिए, वो पूरा करने की जिम्मेवारी, पूरा करवाने की जिम्मेवारी किसकी है, संसद की। इस लाइन को बच्चे समझ नहीं पाते, तो इस बात का सीधा मतलब ये है कि जो आपको सिद्धांत के अनुसार, जिस सिद्धांत के लिए कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, तो जिसके लिए संविधान बनाया गया था, जिन मूल्यों के लिए, उन मूल्यों के लिए जो रक्षा करनी, उन मूल्यों का पालन जो करवाना है, वो कौन करवाएगा, संसद करवाएगा। अब देखिए कैसे करवाएगा। सबसे पहले हमारे जो संविधान का सिद्धांत था, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, तो सरकार को क्या करना, संसद को सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र को सक्षम बनाना। हमारे जो संविधान है ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पे क्या है कि सरकार को सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र को सक्षम बनवाना या फिर और मजबूत करना। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के पृथक्करण का पालन करना, कि इन सभी की शक्तियां क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, कोई किसी के प्रति आपका दबाव नहीं होना चाहिए। ये तीनों स्वतंत्र रूप से कार्य करने चाहिए। न्यायपालिका के ऊपर विधायिका का दबाव नहीं होना चाहिए, न आपका विधायिका के कार्यपालिका के, इनके बीच एक संतुलन होना चाहिए और शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। और मेन बात है, तीनों स्वतंत्र रूप से कार्य करने चाहिए। ये बात आप याद रखना। ये भी आपका मूल्यों की रक्षा में संघीय व्यवस्था को सुनिश्चित करना, कि जो हमारा देश है ना, संघीय व्यवस्था मतलब आपको बताया था पिछले पार्ट में, शक्तियों का बंटवारा, कि शक्तियों का जो आपका एक जगह इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, एक स्तर पर नहीं होनी चाहिए। शक्तियों का बंटवारा हमने कर दिया है, जैसे हमने राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाई, फिर राज्य स्तर पर सरकार बनाई, और फिर हमने स्थानीय स्तर पर भी पंचायती सरकार बना दी। इस प्रकार से क्या, शक्तियों का बंटवारा हमने कर दिया। कानूनों और नीतियों का निर्माण कर मौलिक अधिकारों, कानून और नीतियों का निर्माण कर मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कायम रखना। अब है कि कानून और नीतियां बनानी, ये भी काम किसका है, संसद का। ये सारे संवैधानिक कार्य आपको बताए हैं, मेन इंपोर्टेंट गहका दे रखा है। कानूनों और नीतियों का निर्माण करना, हमारे देश में कोई नीति बनानी है कि और कोई कानून बनाना है, उसका निर्माण करना है। और जो हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, हमें आपको मौलिक अधिकार मिले, 6 मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं, ठीक है। तो आपके अलग अलग अनुच्छेद में संपत्ति का मौलिक अधिकार होता था, वो क्या है, वो आपका कानूनी अधिकार कर दिया गया है। तो हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कायम रखना है। और कुछ राज्य के भी नीति निर्देशक, मतलब कि किस प्रकार का राज्य हमारा होना चाहिए, उनके अनुसार ही क्या है, कानून और नियम बनाने हैं।
आपको आई बात समझ में कि ऐसा कानून नहीं बनाना है जिससे कोई मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का खंडन हो, मतलब उसके विरोध में हो, मौलिक अधिकार किसी का भी नहीं छीनना, इस प्रकार के कानून नहीं बनाने, उनका भी ध्यान में रखकर क्या है कानून और नीतियां बनानी है। अब आप कहेंगे सर राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या है, कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व वे चीजें हैं जो राज्य ने सोची है। जैसे आप अपने घर के बारे में सोचते हैं ना कि मेरे घर में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए, तो वो चीजें नीति निर्देशक तत्वों में डाल दी गई है कि हमारे देश में ये होना चाहिए। 6 से जैसे बच्चों को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है, सबको फ्री इलाज मिलना चाहिए, ठीक है, सबको फ्री भोजन मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये चीजें डाल दी कि आज तो हमारे पास वो चीज है नहीं, जब भी कभी हमारे पास संसाधन होंगे तो अब हम ये चीज पक्का करेंगे, ठीक है, कि हमें क्या करना, उन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है जो नीति निर्देशक तत्वों में लिखे हुए हैं। जब हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो इसको बारीकी से देखेंगे। अब मैं आपको सफिशिएंट, जितना आपके लिए सफिशिएंट है उससे ज्यादा ही आपको पढ़ा रहा हूँ जो इस किताब के हिसाब से, क्योंकि अगर मैं ज्यादा डीप में चला गया तो हम दूसरे ही ट्रैक पे निकल जाएंगे। आपको आगे बात समझ में, नीति निर्देशक तत्व तो ठीक उसी प्रकार जैसे आप सोचते हैं आपके घर में क्या क्या चीज होनी चाहिए, और जब आप पैसा आता है तो आप वो चीज लेके आते हैं, ठीक वही है, ठीक है। तो कानून बनाते समय मौलिक अधिकारों का और नीति निर्देशक तत्वों का भी ध्यान रखना है। तो ये आपको कार्य समझ में आ गया। आपको संसद के क्या है, ये संवैधानिक कार्य है भी। अब कानून निर्माण भी, अब क्या है, कानून निर्माण की संसद का एक कार्य, दूसरा कार्य क्या था, कानून का निर्माण करना। सबसे पहले विधेयक देखते हैं। विधेयक किसी प्रस्तावित कानून का प्रारूप है जिसे कानून बनने से पूर्व संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। ये क्या होता है कि कोई भी कानून हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, कि जैसे हम मान लेते हैं कि हमने कोई आरक्षण लेके आए कि महिलाओं के लिए जो आपका संसद में आरक्षण हो 33% होगा, या कोई भी कानून हम लेके आ रहे हैं तो उस कानून को लिखेंगे ना, हम क्या करेंगे, उस कानून को हम लिखेंगे भी, किसी पेज पे लिखेंगे, किसी फाइल में तैयार करेंगे, इस प्रकार से इसके नियम सारे होंगे। तो जो उसका मसौदा है, जो आपको ये लिख रखे हैं सारे पेज बना रखे हैं कानून को, इसको हम बोलते हैं आपका विधेयक। क्या बोलते हैं, विधेयक। विधेयक समझ में आ गया। विधेयक किसी प्रस्तावित कानून का प्रारूप होता है जिसे कानून बनने से पूर्व संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, और फिर उसको क्या करेंगे, प्रारूप हमने बना लिया, सारे रूल नियम हमने सारे लिख लिए इस कानून से संबंधित, ये हो गया विधेयक। और इसको हम कहाँ ले जाएंगे, लोकसभा में ले जाएंगे, और लोकसभा में पास होना इसका आवश्यक है। आप कहेंगे सर ये पास होना क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले आपको विधेयक समझ में आ गया ना, क्या होता है कि जब हम कोई कानून बनाते हैं तो उसका जो मसौदा बोलते हैं उसको जो लिख लेते हैं ना आप, जैसे आपने नोट्स बना लिए तो आपके जो की बुक है उसका मसौदा है, उसी प्रकार इस कानून से संबंधित जो महत्वपूर्ण नियम है सारा कानून इसमें लिख लिया जाता है कि इसमें क्या रूल होंगे, किस प्रकार से काम करेगा, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, तो आपका विधेयक बोलते हैं। अब देखिए, विधायिका के प्रमुख उत्तरदायित्वों में से एक कानून बनाना है। संविधान ने कानून बनाने की एक विस्तृत और कठोर प्रक्रिया निर्धारित की है। कानून बनाने की इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है, ये कठोर और विस्तृत प्रक्रिया मतलब लंबी प्रक्रिया है। सामान्यतः कानून को अधिनियम नामक साधन के माध्यम से लागू किया जाता, मतलब जब वो आपका विधेयक हम लाए थे आपके संसद में पास हो जाता है आपका लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा, राष्ट्रपति इस पे साइन कर देता है, जब वो कानून लागू हो जाता है ना, तब हम उसको क्या नाम देते हैं, उसको बोल देते हैं विधेयक, सॉरी हम बोल देते हैं उसको अधिनियम। क्या बोल देते हैं, अधिनियम भी। आपको आगे बात समझ में, कानून का जो मसौदा होता है जो अभी पास नहीं हुआ तो वो तो होता है विधेयक, ठीक है, और जैसे ही वो पास हो जाता है उस कानून सभी को राज्यसभा के सदस्य भी आपके हाँ भर देते हैं, हाँ ये ठीक है, आपकी लोकसभा की राष्ट्रपति साइन कर देता है, जब वो कानून बन जाता है ना, जो विधेयक पास हो जाता है उसको हम बोलते हैं अधिनियम। क्लियर हुई बात आपकी। एक विधेयक जो एक प्रस्तावित कानून का प्रारूप होता है, आपको ये बता दिया विधेयक क्या होता है, एक प्रस्तावित मतलब आने वाला जो कानून होता है उसका प्रारूप होता है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है और अधिनियम बनने से पहले एक लंबी तथा परिश्रम पूर्ण प्रक्रिया से गुजरता है, ठीक है, एक प्रक्रिया से वो गुजरेगा। एक विधेयक कैसे अधिनियम और अंततः कानून बन जाता है, इसकी यात्रा बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के माध्यम से नीचे दी गई है। तो इसने कहा कि एक अधिनियम
सॉरी एक विधेयक जो प्रारूप है कानून का, अभी कानून नहीं है, वो क्या है, कानून का प्रारूप है, उसको क्या करते हैं हम लोकसभा में रखते हैं, लोकसभा में रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, विधेयक। जब वो लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाता है, राष्ट्रपति उस पे साइन कर देता है, वो अधिनियम या कानून बन जाता है, चाहे उसको कानून बोल दो चाहे आप उसको अधिनियम बोल लो। तो वैसा ही एक सबसे पहले क्या बनाया कि एक अधिनियम है आपका और कानून बनता है, इसके अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में एक विधेयक पास किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि हम जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो विद्यार्थी उसको हम फ्री शिक्षा देंगे। तो लोकसभा के कुछ सदस्य या फिर एक सदस्य जो भी सदस्य था, तो उसने क्या किया, उसके नियम लिखे सभी के भी, बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा मिलेगी, किसको ये अधिकार मिलेगा, सारे नियम इस विधेयक के लिख दिए, एक 2-4 पेज में लिख दिए। तो आपका क्या तैयार हो गया, आपका प्रारूप तैयार हो गया। चीजें क्लियर आपको समझ में आई? 2009 की बात 8 की बात कर रहा हूं मैं। अधिकांश लोग मुझे आरटीई कहते हैं, आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन। मैं अगस्त 2009 में अस्तित्व में आया, यद्यपि यह विचार लगभग एक सदी पहले ही आरंभ हो चुका था अभी, ठीक है। मेरी जड़ें भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित है। अब देखिए कि नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि बच्चों को शिक्षा मुफ्त में मिलनी चाहिए, लेकिन जब हम आजाद हुए तब हमारे ऐसे हालात नहीं थे, तो हमने इसको नीति निर्देशक तत्वों में रख दिया कि बाद में जब हम सशक्त हो जाएंगे तब इसको हम लागू कर देंगे। यद्यपि संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 1 दशक के भीतर ही मुझे लागू कर दिया जाए, मतलब कि 10 साल के अंदर ही मुझे लागू कर दिया जाएगी, ठीक है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व आपको बता दिया क्या चीज है, हमने उसको ये सोच के कि हमें राज्य में क्या क्या करना है वो सारी चीजें उसमें है, ठीक है। लेकिन नहीं हो पाया 10 साल के बाद, किंतु ऐसा नहीं हो सका और असंख्य बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए। 1990 के दशक के आरंभ में किसी ने न्यायालय में यह तर्क दिया कि मैं संविधान में निहित मौलिक अधिकारों विशेषकर जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग हूँ। ठीक, अब देखिए कि बात कहाँ पे आई, आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि कोई व्यक्ति न्यायालय पहुंच गया तो वहां आपको जो संविधान है उसमें एक अधिकार मिला हुआ है, जीने का अधिकार, कि व्यक्ति को जैसे आप जेल में रोटियां मिलती है ना आपको, वो इसी अधिकार के अनुसार मिलती हैं कि जीने के अधिकार के अनुसार, ठीक है। तो वहां कहता है कि विशेषकर जीने के अधिकार का अभिन्न अंग हूँ, कि जो शिक्षा का अधिकार है ना, तो वो भी किसका अंग है, आपका जीने का अधिकार अंग है। और ये अगर मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ गया ना, मौलिक अधिकार तो आपको सरकार को देने ही पड़ेंगे भी, ठीक है, वो तो आपको जन्म से ही मिल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि सार्थक जीवन जीने के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है, और वहां कोर्ट में साबित हुआ कि अगर आपको बढ़िया जीना है तो आपको जीवन जीना है तो आपको शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ वर्षों पश्चात संसदीय कार्यवाही आरंभ हुई और वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। याद रखना कोई डेट कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत संविधान में क्या है कि सारे जो अनुच्छेद हैं वो लिखे हुए हैं कि 1 में 2 में 3 4 में हम सबके लिए गाइडलाइंस लिखी हुई है, किस प्रकार के अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति को किस प्रकार के अधिकार प्राप्त है, सब चीज लिखी हुई है। तो उसी में क्या हुआ, जिसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 21 क में यह प्रावधान किया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी राज्यों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। राज्य का मतलब हमारे पूरे देश की जो संस्थाएं हैं उनकी हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। 6 वर्ष बाद मुझे राज्यसभा में एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया, एक समिति ने मेरा गहन अध्ययन किया और संशोधन सुझाए। तो फिर क्या हुआ कि 6 वर्ष बाद आपके इसमें तो आपका फिर क्या बना दिया गया, वो मौलिक अधिकार बना दिया गया। कौन सा बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया। अगर मौलिक अधिकार बना दिया ना, अब सरकार की वो जिम्मेवारी वो चीज आपको देनी ही पड़ेगी। अब मतलब अब पहले तो क्या था, नीति निर्देशक तत्वों में था, नीति निर्देशक तत्वों में जब था तब सरकार की कोई इतनी हेडेक नहीं थी कि आप वो करे तो करे नहीं तो करे, क्योंकि वो जो लक्ष्य भविष्य के लिए जब सरकार चाहेगी मन करेगा उन चीजों को वो कर सकती है जब सशक्त हो उसके बारे में। लेकिन जब मौलिक अधिकार में आ गया ना 6 से 14 वर्ष की आयु को मुफ्त शिक्षा, तो ये सरकार का दायित्व है कि सभी को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा
कि सर ये तो प्राइवेट वाले फिर आपसे फीस क्यों ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सरकार ने तो फ्री कर रखा। जैसे सरकारी स्कूल है आपके, कि सरकारी स्कूल जाइए, मतलब आपको ऑप्शन देगी सरकार, ये नहीं प्राइवेट स्कूलों में फ्री कराएगी सरकार, आपको क्या देगी, ऑप्शन देगी पढ़ने का भी, ठीक है। फिर 6 वर्ष बाद मुझे राज्यसभा में एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया, एक समिति ने मेरा गहन अध्ययन किया और कुछ संशोधन सुझाए, मतलब थोड़ा अगर सुधार करने की आवश्यकता हो ना, तो उसमें क्या है, सुधार उस समिति ने सुझाए भी। मुख्य चर्चा वित्त पोषण को लेकर थी, वित्त पोषण मतलब धन के खर्चे को लेकर थी। लाखों बच्चों के लिए नए विद्यालय, आधारभूत ढांचा और शिक्षकों की व्यवस्था अत्यधिक महंगी थी, किंतु 2008 तक सांसदों ने यह निश्चय कर दिया कि अब समय आ गया है। 2009 के चुनाव के पश्चात नई सरकार ने इस विषय को आगे बढ़ाया और अगस्त 2009 में मैं लोकसभा में पारित हो गया, मतलब लोकसभा के सदस्य में क्या हो गया, वो पारित हो गया, उसने मान लिया कि विधेयक ठीक है, मैं लागू करना चाहिए। तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति, अगस्त 2009 में लोकसभा में पारित हो गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर अधिनियम बन गया। अभी आपको ये चीज क्लियर हुई। आज मैंने बच्चों के लिए विद्यालय में प्रवेश पाने हेतु विधिक मानक प्रशस्त कर दिए कि वो क्या है कि कोई भी बच्चा एडमिशन जाके ले सकता है, ठीक है। उसके लिए कानून बनाया गया है, नए विद्यालयों के निर्माण को संभव बनाया और बच्चों के लिए निःशुल्क पुस्तकें और गणवेश, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सुनिश्चित किए हैं। गणवेश क्या बोलते हैं आपका, कि यूनिफॉर्म को बोलते हैं, स्कूल की वर्दी को बोलते हैं। अब आपको समझ में आया कि क्यों आपके सरकारी विद्यालय हैं, क्योंकि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। यदि किसी बच्चे के लिए स्कूल नहीं है तो वो आपका कोर्ट में जा सकता है, उसका मौलिक अधिकार अब बन गया है कि मेरे लिए पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, तो हर बच्चे के लिए स्कूल होना आवश्यक है। इसलिए इन स्कूलों को आप कहते हैं किसी में 5 बच्चे आते हैं, किसी में 20 बच्चे आते हैं, इनको बंद क्यों नहीं करते, क्योंकि मौलिक अधिकार आपका छिन गया तो क्या सीधे आपके कहां जा सकते हैं, वो आपके उच्च न्यायालय और आपके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब देखिए कानून किस प्रकार से बनता है। विधेयक, सबसे पहले आपको ये सारी चीजें ध्यान होनी चाहिए कि संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुतिकरण भी, सबसे पहले हमने जो कानून बनाया है, चाहे वो कोई भी आपका सदस्य हो सकता है, लोकसभा का सदस्य भी हो, राज्यसभा का सदस्य भी, वो सरकार का भी मंत्री हो सकता है, वो विपक्ष का भी, जिसकी सरकार नहीं है, एक विपक्ष होगा ना, एक तो बहुमत साबित करेगा वो सरकार में होगा, एक विपक्ष वाला भी जब उस बिल को लेके आ सकता है, मतलब विधेयक को लेके आ सकता है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट बिल। जब विपक्ष वाला लेके आता है ना, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट बिल। और जो आपका सरकार लेके आती, सरकार का मंत्री लेके आता है, उसको हम बोलते हैं सरकारी बिल। सबसे पहले वो क्या करेगा, जो उसने कानूनी पैमाना बनाया, जो प्रारूप बनाया है, प्रारूप अब आप समझ गए ना, रूल और नियम बनाए हैं उसके संबंधित, किसी चीज से संबंधित, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुतिकरण, वो संसद के किसी भी सदन में, मतलब चाहे राज्यसभा में लेके आएगा, चाहे वो लोकसभा में लेके आएगा। उसके बाद विधेयक का वाचन होगा भी, क्या होगा, विधेयक का वाचन। ये अंग्रेजों के काल में ये प्रथा स्टार्ट हुई थी, क्योंकि जो भी चीज सुधार करने के लेके आते तो पहले उसको एक व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति पढ़कर सुनाता कि ये नियम हम लागू करने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर कुछ लोग अनपढ़ भी थे, जिनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था, इस प्रकार के भी लोग थे, तो वहां उनको पढ़ के सुनाया जाता था। फिर स्थायी समिति को प्रेषण, कि आपका क्या होता है, फिर एक स्थायी समिति होती है, उसको भेज दिया जाता है। स्थायी समिति में क्या होता है, यह सांसदों से बनी एक स्थायी समिति है, सांसद बदल सकते हैं किंतु समिति का ढांचा वही रहेगा, मतलब कि जो सांसद है ना वो बदल जाएंगे भी, मतलब कि सांसद नए आ जाएंगे, पुराने वाले चले जाएंगे, लेकिन जो समिति का ढांचा है ना, कि उसमें कौन कौन व्यक्ति होंगे, मतलब कि राज्यसभा के सदस्य होंगे, या फिर विपक्ष के आदमी होंगे, या फिर सरकार का मंत्री होगा, वो वही रहेगा। यह समिति सरकार की गतिविधियों की जांच पड़ताल करती है, सुझाव देती है और सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर प्रश्न पूछती है, ये स्थायी समिति भी। तो फिर वो कहाँ भेज दिया जाएगा, स्थायी समिति को प्रेषण कर दिया जाएगा कि आप देखिए इसमें कौन कौन सी ऐसी गलती है कि जो सही की जा सकती, इसको और बढ़िया कैसे बनाया जा सकता है। फिर कहा विचार एवं पारित करने हेतु स्वीकार करना, फिर इसको दोबारा से वहां आ जाएगा इस सदन में, ठीक है। फिर क्या होगा, खंड दर खंड चर्चा और संशोधनों पर मतदान। फिर क्या होगा कि इसके ऊपर जो खंड दर खंड, मतलब इसके प्रत्येक पार्ट की चर्चा होगी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे आपका राज्यसभा हो, ठीक है। वो कहेंगे कि ठीक है पास है। अब पहले पास की सुनना आप, कि जब आपके सभी 2/3, ठीक है, अलग अलग विधेयक होते हैं जो हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे, तो कुछ ऐसे विधेयक होते हैं कि वो ऐसे हो जाते हैं
कि आपका आज मान लेते हैं 100 सांसद आए हैं, ठीक है। 100 में से अगर 51 सहमत हो गए ना, तो उस विधेयक को पास समझ दिया जाता है। ये आपका साधारण बहुमत होता है, ठीक है, कि 100 सांसद आए हैं आज बात करने के लिए संसद में, और उसमें से मतलब आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा अगर सहमत हो गए, तो उसको क्या विधेयक को पास मान लिया जाता है। कुछ में ऐसा नियम है कि 2/3 सदस्य भी, कितने, 2/3 भी, ठीक है, मतलब 273 कितने हैं, 273 सदस्य का होना बहुत ज्यादा इसके पक्ष में आवश्यक है, ठीक है। और कुछ अति विशेष बहुमत, ठीक है, उसमें क्या होगा, राज्यों की विधानसभाओं में भी वो पास होना जरूरी है। अभी आपको आगे बात समझ, 3 तरह के आपके होते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि उसके सभी संसद में मतदान होता है, चर्चा करते हैं विधेयक पर, फिर मतदान होता है, किस पे होता है, फिर विधेयक पर मतदान होता है सभी सांसदों से, क्या आप इस पे सहमत हैं, तो उस पर सहमत होने के बाद दूसरे सदन में प्रक्रिया का दोहराव, यही प्रक्रिया आपके फिर दूसरे सदन में मतलब राज्यसभा में जाएगी। राज्यसभा में जाने के बाद फिर यही इसी प्रकार इस बिल पे क्या होगी, चर्चा होगी, उसमें पास होना चाहिए। फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, उस पे अपने साइन कर देगा, और फिर सरकार राजपत्र अधिसूचना जारी कर देगी कि आज से ये नियम लागू हो गया, ये कानून लागू हो गया, ये अधिनियम लागू हो गया। आपको आगे बात समझ में, सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, जरूरी नहीं है कि लोकसभा में, किसी भी सदन में पेश हो सकता है। फिर उसके बाद आपका दूसरे सदन में सेम यही प्रक्रिया चलती रहेगी, वाचन की होगी, आपका स्थायी समिति को भेजा जाएगा, तो ये सारे क्रियाकलाप इसी प्रकार से होंगे। ये देखिए आपका वाचन आपको बताया गया है कि इसका आरंभ ब्रिटिश संसद से हुआ था। कई सांसद निरक्षर थे, मतलब अनपढ़ थे, कि जब वो कोई बिल लेके आते थे ना, तो इसलिए एक कलरक विधेयक की विषय वस्तु और सांसदों को चर्चा के लिए पढ़कर सुनाता था। वर्तमान में सांसद चर्चा शुरू होने से पहले विधेयक पढ़ते हैं, कि शुरू में जब संसद शुरू होती है ना, तो उससे शुरू होने से पहले क्या है कि सांसद क्या करते हैं, उस विधेयक को पढ़कर सुनाते, उसके प्रमुख जो अंश है ना, वो पढ़कर सुनाते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। और उससे पहले जो आपके सांसद होते हैं, उस बिल की पहले ही फोटोकॉपी भेज दी जाती है सांसदों के पास। तो आप इसके बारे में विचार कर लीजिए, कि पढ़ लीजिए कि आने वाले समय में हम ये बिल लेके आएंगे। जो भी पॉइंट आपको लगे कि ये पॉइंट में चेंज करना ठीक नहीं है, आप इस पर संसद में आके बहस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। जो आपका शायद सरकारी जो बिल होता है, मंत्री पेश करते हैं, उसकी 7 दिन का टाइम होता है, कि 7 दिन पहले बताना पड़ता है कि हम ये बिल लेके आएंगे। और जो आपका प्राइवेट बिल होता है, मंत्री के अलावा सरकार पक्ष के अलावा दूसरा पक्ष लेके आता है, उसको 1 महीने पहले बताना पड़ता है कि मैं ये बिल लेकर आ रहा हूँ। खंड आपको बता दिया, ये विधेयक के वे भाग है जो विधेयक के विशिष्ट विवरण की व्याख्या करते हैं। उदाहरण के लिए आरटीई उस वर्ग को परिभाषित किया जाता है जिस पर यह लागू होता है 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों को फ्री शिक्षा। तो मतलब खंड क्या होता है आपका, जो ये विशिष्ट जो भाग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, खंड बोलते हैं। जो उसकी मेन जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं, मेन जो भाग होता है उस कानून का, उसको हम खंड बोलते हैं। राजपत्र यह एक आधिकारिक सरकारी प्रकाशन है। अब सरकार क्या करेगी, लिख के अपनी मोहर स्टैंप वगैरह लगा के उसको जारी कर देगी। एक सरकारी प्रकाशन जो कानूनी प्रलेखों और आधिकारिक सूचनाओं को प्रकाशित करता है, इसको बोल देते हैं राजपत्र भी। क्या बोलते हैं, राजपत्र। आरटीई किस प्रकार से एक अधिनियम बनाई है, प्रक्रिया दर्शाने के लिए एक छोटा सा चार्ट बनाए। कि आप चार्ट बना सकते हैं। तो आरटीई विधेयक, यदि आरटीई लोकसभा में प्रस्तुत किया होता, तो आपके विचार से उसकी प्रक्रिया कैसी होती, सेम प्रक्रिया वही होती, कोई अंतर नहीं है। पहले लोकसभा में आ जाएगा, फिर आपका उसका वाचन होगा, फिर वो स्थायी समिति के पास जाएगा, ठीक है, फिर उस पर बहस होगी, फिर उस पर मतदान होगा। इसी प्रकार फिर वो आपका कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, वाचन होगा, स्थायी समिति को भेजा जाएगा, फिर उस पर मतदान होगा, फिर वो राष्ट्रपति के साइन करके आगे इस प्रकार हो जाएगा। कुछ प्रकार के विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसका एक उदाहरण है धन विधेयक भी। तो उसने कहा कि जो धन विधेयक है ना, खर्चों से संबंधित विधेयक है। अब तक तो जो विधेयक थे, जो कानून बनाता था हमें कोई भी, तो वो सिर्फ दोनों आपके राज्यसभा में भी पेश कर दो पहले, चाहे आप लोकसभा में पेश कर दो, ठीक है, पास करवा लो। लेकिन इसने कहा कि कुछ विधेयक ऐसे होते हैं धन संबंधित, कि जैसे आपके खर्चों से संबंधित, सरकार कोई पुल बनाना चाहती है, कोई आपका किसी को जैसे किसानों को ये 2000 रुपए सहायता वाले देना चाहती है, तो इससे संबंधित कोई अगर कानून बनाना हो, तो उसको सिर्फ राज्यसभा में नहीं भेजना, उसको सिर्फ कौन से सदन में भेजेंगे हम, लोकसभा में भी। क्या है, लोकसभा में।
ठीक है, लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसका एक उदाहरण धन विधेयक है भी, ठीक है, उसको आपको राज्यसभा में भेजने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। जो वित्तीय मामलों, कर का निर्धारण, आपको टैक्स लगाना हो, सरकारी ऋण की आपको ऋण चुकाना हो या फिर आपको ऋण लेना हो से संबंधित होता है। यह मूलतः कानून का प्रारूप होता है जिसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यद्यपि इस विधेयक को प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है और इसको क्या होती है, राष्ट्रपति की पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि हम इस प्रकार का विधेयक लोकसभा में ला रहे, मतलब राष्ट्रपति ने पहले ही अनुमति दे दी, लोकसभा में पास, तो ये बिल लागू हो जाता, राज्यसभा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और उन बिलों में देखना कि लास्ट में राष्ट्रपति के पास भी जाता है, राष्ट्रपति के पास जब बिल जाता है तो राष्ट्रपति उसको मना भी कर सकता है साइन करने को। वो राष्ट्रपति जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। फिजिकली आपको यहाँ तक कि जो धन विधेयक है वो क्या है, उसमें एक तो राष्ट्रपति पहले उस पर अनुशंसा कर देता है कि राष्ट्रपति की परमिशन पहले ही मिल जाती है, राष्ट्रपति उसको मना नहीं कर सकता क्योंकि आपकी परमिशन से ही तो आया है, राष्ट्रपति की परमिशन से, तो बाद में राष्ट्रपति कैसे मना कर देगा अभी। और धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। दो पढ़ लिया आपने, विधेयक कानून कैसे बनते हैं, संवैधानिक कार्य पढ़ लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कार्यपालिका संबंधी उत्तरदायित्व पे। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, चलो आज का ये जो टाइम है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये 28-30 मिनट का लेक्चर हो चुका, आपको दो पार्ट बड़े अच्छे समझ में आ जाएंगे, वरना और लंबा लेक्चर खिंच जाएगा। यदि आप एक ही साथ कंप्लीट करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप कंप्लीट बुक भी एक ही दिन में पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना 2 या 3 पार्ट आप रोज के देखिए आराम से, और एक बार करने के बाद अपनी बुक से भी आप जरूर पढ़ें कि आपको चीजें समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही। आपके लिए वन शॉट वीडियो रिविजन के लिए और इसके जो फैक्टर है ना, आपको जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं जो आपको याद रखनी पूरे चैप्टर के, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।